नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आर्यन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम मॉडल पेपरों की श्रृंखला में आज लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर नंबर 3, जो कि आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो आपके अन्य साथी हैं जो कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा जो 12 है वहाँ में अध्ययन करने वाले छात्रों के ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास भी आप शेयर कीजिएगा। तो मैं मॉडल पेपर नंबर 3 आपके सामने लेकर आया हूँ। मॉडल पेपर जो नंबर 3 है उसमें समय और निर्देश, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निर्देश नंबर 5 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें, कभी कभार हमें वो नहीं लिख पाते हैं। तो अब आपको प्रश्नों पर चलना है सीधा, अपना बिना टाइम गंवाए, और वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना है, प्रत्येक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो आपको वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। और इसमें अब यहाँ पर एक सिस्टम किया गया है कि प्रत्येक जैसे खंड है, जिसमें 2 खंड 4 खंड आते हैं, तो प्रत्येक एक खंड के क्वेश्चनों के बाद में पूरे उनके एक साथ में उत्तर मिलेंगे, यानी कि हर खंड के बाद में उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक का हृदय उल्लास से क्यों भर रहा था? तो क्यों भर रहा था, ऑप्शन इसके अंदर बे आ जाएगा। तो ये वे उनका पुत्र सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे रहा था। गोताखोर किसे कहा गया है? गंगा के पुत्रों को। इसको भी पंक्ति को दे दो। रेखांकित पद का सही प्रतिताक, यानी कि समाज और समष्टि दोनों ही है। सुंदर अति भेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तोहरा, पंक्ति में कौन सा कारण से दुबली हो गई है? तो ये नायिका के कारण। इसमें से ऑप्शन राइट माना जाएगा। अगला है, प्रभास जी कौन से समाचार पत्र का संपादन किया? तो दैनिक भास्कर। सूरदास को आत्मग्लानि कब हुई? यानी कि जंगधर द्वारा उन्हें चरित्रहीन कहने पर, बेहरों द्वारा चरित्रहीन का लाछन लगाने पर, और अन्य लोगों द्वारा चरित्रहीनता के आरोप लगाने पर, इन सभी चारों द्वारा सूरदास को, यानी कि आत्मा के अंदर बहुत। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते हुए भी किस पर निर्भर रहते हैं? तो खेती पर, उद्योग पर, शहर पर। तो इसके अंदर उत्तर नंबर आ जाएगा से प्रकृति पर। अमेरिका ने क्या घोषणा की? वे अपने खाऊ और उजाड़ू जीवन पद्धति को नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से ये अर्थवन था। कविता में इंद्रियों को पकड़ने में कौन सहायता करते हैं? छंद और रस। बहुत शानदार उत्तर है। किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार। विशेष लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा शैली अपेक्षित है? सहज सरल बोधगम्य भाषा। कारोबार और व्यापार संबंधी खबर का संबंध किससे है? तो उनका आर्थिक क्षेत्र से। अब जैसा कि आप रिक्त स्थान देख रहे हो, उसके तुरंत नीचे भी उत्तर भी आपको मैं बताने वाला हूँ, मैं मौखिक बताने वाला हूँ, और अंत में आपको उत्तर भी मिलेंगे। जैसे यहाँ है कि ओज गुण द्वारा काव्य सर्वे से मन की स्फूर्ति, उत्तेजना तथा तेजी का संचार होता है। तो इसके अंदर पहला जो होगा उसमें संचार माना जाएगा। काव्य रस के आस्वादन से में जो बोधक तत्व होते हैं उन्हें अंतर्गत गिना जाता है। तो उसके अंदर काव्य दोषों के अंदर गिना जाता है। छंद शास्त्र का प्राचीनतम आचार्य माने जाते हैं तो महर्षि पिंगल। इसके अलावा छंद शास्त्र, कुंडलियाँ छंद के प्रत्येक चरण में, ये कुंडलियाँ जो छंद होती है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसके अंदर होती है 24 मात्राएं। कुंडलियों के अंदर हमने अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि 24 मात्राएं होती है। नंबर 5 है कि सुन्नत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश परिहाई ने जाई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो अलंग विशेषोक्ति अलंकार है, यानी इसके अंदर विशेष उक्ति का कहा गया है। जो रहीम ओछो बड़े तो अति ही इतराय, प्यादे ते फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर भी आपको 6वें के अंदर दृष्टांत अलंकार माना जाएगा। अब अपठित गद्यांश और पद्यांश के हर बार क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आपको पहले इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद में आप लोगों को उत्तर तक जाना है।
तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि भारतीय साहित्य की एकता का विस्तृत आशय क्या है। भारतीय साहित्य की कथा एकता का आशय कि यहाँ विभिन्न भाषाओं का साहित्य एकता और उसमें प्रचलित समान प्रवृत्तियों से है। मराठी साहित्य की क्या प्रासंगिकता है। मराठी साहित्य में नाटक और व्यक्तिक संबंध की अधिकता प्रासंगिक है। अगला है भारतीय साहित्य की क्या विशेषता है। तो मूलभूत भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का होना भारतीय साहित्य की विशेषता है। साहित्यों में किसकी छाप दिखाई देती है। तो जो साहित्यों के अंदर है प्रदेशों है, जनपद है, सांस्कृतिक जो विशेषताएं, उन सारी चीज़ों की छाप दिखाई पड़ती है। भारतीय साहित्य का क्या महत्व है। तो भारतीय साहित्य है वो एकता में अनेकता का रूप लाता है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो भारतीय साहित्य की एकता ये महत्वपूर्ण है। अपठित पद्यांश आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से इनको पढ़ के और आप लोगों को उत्तर देना है। मैं आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। पहला प्रश्न यहाँ पर है, कवि ने किस इच्छा से धरती में पैसे बोए। कवि ने सोचा था कि पेड़ के यानी कि पैसों के पेड़ उगेंगे, अतः उसने स्वार्थ और लोभ में आकर के मोटा सेठ बनने की कामना से धरती में पैसे बोए थे उसने। कवि ने धरती में सेम के बीज क्यों बो दिए। धरती माता के गर्भ में बहुमूल्य रत्न पड़े हैं, उन भंडारों को शक्तिपूर्ण बाहर निकालने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगला तीसरा है, रत्न प्रसविनी है वसुधा, इसका क्या आशय है। तो इसमें है कि धरती माँ के गर्भ में बहुमूल्य रत्न भरे पड़े और उस भंडारों को बाहर निकालने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। कवि ने किसके महत्व को नहीं समझ पाया। कवि है धरती के महत्व अपरिमित है, परंतु कवि बचपन से ही धरती के महत्व को नहीं समझा था। कवि ने किस पेड़ की फलियां प्राप्त हुई। तो कवि को जो सेम का पेड़ है, सेब आप जिसको बोलते हो, उसमें कलियां प्राप्त हुई है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। धरती का महत्व रत्न प्रवेशिनी वसुधा, यानी कि जो धरती के ऊपर है वो कई सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर अब आप जैसे देख रहे हो इनके जो उत्तर है, तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तर भी देखना है, उत्तर भी देखते जाना है। मैंने लगभग मौखिक बता दिया है, फिर भी अगर कोई अच्छी तरीके से अगर देखना चाहता है तो वहाँ पर भी वो देख सकता है। तो आराम से इन उत्तरों को आपको देखना है। चौथे का देखो मैंने पूरा बता दिया है, बिल्कुल मैंने वैसे जैसे मैंने बोला वैसे ही उत्तर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं खंड बे के अंदर। खंड बे के अंदर चलते हैं। खंड बे है, कठोर पाषाण से भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, इससे क्या संदेश व्यंजित हुआ। जो ये पाठ है इससे मैं मौखिक उत्तर बता रहा हूँ। आप लोगों को अंत प्रत्येक खंड के अंत में उत्तर भी मिलेंगे, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से पहले मेरे जो मैं उत्तर मौखिक बोल रहा हूँ उन उत्तरों को सुनना है। सुनने के बाद फिर वहाँ देखना और फिर मनन करना। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग आराम से प्रत्येक अगर मॉडल पेपर अगर आपने एक सब्जेक्ट अगर 8-10 मॉडल पेपर अगर निकाल लिए तो मेरी गारंटी है कि आपके 80+ में से तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। अगला मैं जैसे 500% का उत्तर बता रहा हूँ आप लोगों को। जब मैं यहाँ पर उत्तर बोल रहा हूँ तब आप लोगों को ये होगा कि हाँ इसका उत्तर ये, फिर आप सुनोगे, एक बार आप सुनोगे फिर अपने मन से पढ़ोगे। अगर एक ही क्वेश्चन को अगर आप 3-3 बार देखोगे तो 100% आपके गलत होने वाला है, चांस ही नहीं है। अगला है कि इससे ये संदेश व्यंजित हुआ कि जिजीविषा यानी कि अधिक जो जीवन रखने के जीवन को सही ढंग से भोगा जा सकता है। कुटिज कठोर पाषाण को भेदकर पाताल की छाती चीरकर और वायुमंडल को चूस कर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को साहस के साथ जीवन जीना चाहिए। हर हालत में भोग प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रश्न था। छठवां है, विकास का ये उजाला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमानों पर विनाश का अंधेरा लेकर आया। जहाँ कोई वापसी पाठ के आधार पर अपने निहित पीड़ा को स्पष्ट करना है। इस कथन में लेखक ये कहना चाहता है कि विकास के नाम पर लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। उसे पुश्तैनी मकान खेत आदि सभी छूट जाते हैं, साथ ही उनके क्षेत्र में पेड़ और वन भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लेखक कहना चाहता है। अगला है, सह प्रीत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय। काव्य में पंक्ति का लेखक का क्या आशय है।
तो इसके अंदर इसमें कवि ये कहना चाहता है कि नायिका अपने प्रियतम को प्रेम को जब जब भी वर्णन करती है तब जब वे नूनता ताजगी दिखाई देती है। तो ये इसका मतलब यही होता है। अगला है 8वें प्रश्न के अंदर बहुत शानदार उत्तर है। ये दीप अकेला स्नेह भरा कविता का प्रतीकार्थ को लिखिए। ये दीप अकेला स्नेह भरा कविता का प्रतीकार्थ आपको लिखना है। इस कविता के अंदर कवि ये कहना चाहता है कि इस दीप का आधार थे व्यक्ति को पंक्ति अथवा समाज को सौंप दो, इसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ दो, क्योंकि मनुष्य शक्तिशाली है और वे समाज से मिलकर और अधिक शक्ति संपन्न बना देगा। तो ये सारी चीज़ें वो कवि कहना चाहता है। अगला है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते, रोग नाश भी करते हैं। कैसे? ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 9वें के अंदर है कि गांव में, यानी कि आपने देखा हो कि गांव में चेचक रोगी के पास नीम के फूल और पत्ते रखते हैं। बर ततैया काटने पर बेर के फूल सूंघा कर उससे डंक का दर्द को दूर किया जाता है। आँख के रोग में सत्यानाशी का दूध लगाया जाता है। ये सभी फूल अलग अलग रोगों के दवा में काम में आते हैं। तो ये कि फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि ये रोगों को भी नष्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 10वां है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तो मालवा का जनजीवन इनका क्या असर पड़ता है। तो इसके अंदर है कि मालवा के अंदर जब यानी कि नदी नाले भरपूर वेग से बहने लगते हैं, मालवा के पास बहने वाली नर्मदा नदी में खूब पानी आता है और वहाँ फसल लहलाती है। मालवा के बरसात लोग में जनजीवन को समृद्ध बनाती है और खुशियाँ मनाने का उत्साही वर्जन करती है। अगला है, प्रतीप अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों को समझाना है। प्रतीप अलंकार है जहाँ इसकी जो परिभाषा है वो कि जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में और उपमान का हीनत्व के रूप में, तिरस्कार के रूप में या उपमेय अप्रस्तुत के रूप में रखकर वर्णन किया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, यानी कि उसका प्रतीत होता है। यहाँ उपमा अलंकार के विपरीतार्थ होने से प्रतीप अलंकार है। जैसे सीए मुख्य समता पाव किम चंद्र बापुरु रंग, इस उदाहरण से प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा को हीन बताकर सीए मुख्य अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक उत्कर्ष दिखाया गया है। कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है। तो इसके अंदर है बिंब और छंद है, उसमें हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सरल इंद्रियां ही है। बाह्य संवेदनाएं और मन के स्तर पर जब बिंब के रूप में बदलती है तब विशेष शब्दों को सुनकर अपने आप ही भीतर कुछ चित्र उभरते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता के बिंब निर्मित करते हैं। कविता में छंद का भी अनिवार्य तत्व माना जाता है। अगला है, 6 कंकार मुख्यतः किस पर आधारित है। 6 जो कंकार है मुख्यतः किस पर आधारित है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। 6 कंकार क्या क्या है, कौन कब कहाँ सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि अंतिम 2 कंकार कैसे और क्यों विवरणात्मक व्याख्या और विश्लेषणात्मक पहलू पर आधारित होते हैं। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका कब संपूर्ण लगती है। कोई भी अगर समाचार पत्र तो समस्याओं और मुद्दों के बारे में अगर नियमित जानकारी हो तो उसे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनको कलेवर व्यापक होता है। अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य परिचय देना है। तो ये आपको एक अच्छी तरीके से यहाँ आपको नीचे उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा। इसलिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्य परिचय भी आप लोगों को देना है और खंड बे के उत्तर यहाँ पर लगातार आपको आ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर जो 15 और 16 है इनके जो उत्तर है वो यहाँ उत्तरमाला में देखिएगा, और जो कुछ आप लोगों को मन के अंदर विचार करके भी लिखना है कि भाई जो कवि है वो क्या कहना चाहता है प्रत्येक अपने अध्याय के अंदर। तो इनसे आगे आप लोग, मैं कहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी आप लोग अच्छी कीजिए और 100% आपके नंबर है। अगर आपने अगर मॉडल पेपरों को अच्छी तरीके से अगर पढ़ लिया तो मॉडल पेपरों को अच्छी तरीके से पढ़ जाने के बाद में आप लोगों को 100% आपके 90% से ज़्यादा नंबर बनेंगे। लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नियमित अब आपको समय बहुत कम रह गया है, इसलिए इसे नियमित आप लोग है वो मॉडल पेपरों को देखते रहिए। और उत्तर भी है हमारे यहाँ पर प्रत्येक खंड के बाद में उत्तर मिलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक चैनल को आप एक नियमित बना लो, और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने एक दूसरे चैनल पर काम किया था वो बहुत ज़बरदस्त, जिस चैनल को लोग वहाँ पर थे तो सभी लोगों ने वास्तव में कहा कि बहुत अच्छा सर आपने लोगों ने काम किया है।
तो हम उसी तरीके से एक अपना चैनल बना करके और आप लोगों के सामने मॉडल पेपर पेश कर रहे हैं। तो सभी मॉडल पेपरों को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। अगला है खंड 6 के अंदर है सरोज स्मृति और निराला अपने समस्त कर्मों के फल को क्या करना चाहते हैं और क्यों, हिमालय किधर है, इस प्रश्न से बालक ने क्या उत्तर दिया और क्यों, आपकी दृष्टि से सही उत्तर का विस्तार जानना है। मैं थोड़ा सा इनका 2-2, 3-3 लाइन बनाता हूँ। जैसे कवि अपने पुण्य कर्मों और पुत्री सरोज का तर्पण करते हैं। पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात तर्पण करने में एक नवीनता जो सामान्य तर्पण पद्धति से भिन्न है। सामान्य तर्पण जल, तंदूर आदि वस्तुओं से दिया जाता है। तो ये सारे उत्तर भी अभी आपको नीचे मिलेंगे। अगला, जैसे बच्चा पतंग उड़ाने का आनंद उठा ले रहा है, कवि ने अचानक ये प्रश्न असामयिक लगा और फिर उसने सहजता का हिमालय किधर है जिधर मेरी पतंग उड़ रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनमें आप लोगों को तैयार करना है। 18वां है पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कौतूहल का उद्भव मिश्रण होता है। ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया है, या एक ऑप्शन में दोनों में से करना है। समुद्या कहानी में व्यक्त बड़ी बहुरिया की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति का वर्णन भी आप लोगों को करना है। तो 18वें के अंदर मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा उत्तर बता रहा हूँ। ये कथन उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का संबंध से ये शुक्ल जी एक लेखक की हैसियत से चौधरी साहब को यहाँ जाने लगे थे। वे चौधरी साहब की एक पुरानी चीज़ को समझा करते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको करना है। और अथवा वाला भी आपको नीचे यहाँ उत्तर मिल जाएगा, तो आपको वहाँ करना है। प्रश्न नंबर 19 में अब चलते हैं। हम 100 लाख बार बनाएंगे कथन में संदर्भ सूरदास चरित्र की विवेचना भी आपको करना है। और तालाब में उपजने वाले किन्हीं 2 फल फूलों की प्रजातियों का वर्णन कीजिए और गंध विश्वनाथ का अत्यंत प्रिय थी। ये भी आपको अच्छी तरीके से करना है। मैं थोड़ा सा जैसे मोटा मोटी पॉइंट बता देता हूँ। 19वें प्रश्न का जो सूरदास चरित्र की जो विशेषताएं हैं, बदले की भावना की अपेक्षापूर्ण पुनर्निर्माण पर आस्था, जो बालक है मिठुआ प्रश्न पर कई बार 100 लाख बार आग लगा देते हैं फिर भी हम क्या करेंगे। ये भी एक कर्मठ व्यक्तित्व होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, संकल्प धनी होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, है ना। और अथवा के अंदर जो तालाब में उपजने वाली, तो यानी ये पाठ है जो विष को हर की माटी अथवा आत्मकथा की अंगातलाई गांव का वर्णन किया गया है, जिसमें पोखर में कमल खिलते हैं, कमल के नाले पर भीषण कहते हैं। अकाल के समय लोग भीषण यानी कि कमल ककड़ी खाते हैं और कमल पर बीज को कमल का गट्ठा भी अधिकतर खाया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया उत्तर है। अब हम खंड दे पर आते हैं और खंड 6 के पहले उत्तर आप अच्छी तरीके से आप देखिएगा। मैं स्क्रीन को थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से मॉडल पेपरों को पढ़िएगा। आपके 90+ अगर थोड़ा सा होशियार तो है ही है, लेकिन 80 में से आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर है, तो 100% आप लोगों का इतना भी मानसिक अपना माइंड काम करना चाहिए कि अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर है तो 100% 50 से 60% 80 यानी कि है जैसे का जैसे उठाने वाला है प्रश्न। तो आपको अच्छी तरीके से भी प्रश्नों को तैयार करना है। खंड दे के अंदर चलना है। खंड दे में एक 6 प्रसंग व्याख्या आपको लोगों को करनी है, जिसमें कि 6 प्रसंग व्याख्या और विशेष 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन चीज़ों को लिखने के बाद में आपको ये लिखना है। एक पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या भी आप लोगों को लिखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रसंग के अंदर सबसे पहले 6 प्रसंग व्याख्या और विशेष, ये तीनों चीज़ें को पॉइंट बना करके अच्छे तरीके से पहले आपको पद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद में उसके 6 प्रसंग व्याख्या और विशेष करनी है। अगला है निम्नलिखित विषयों किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कैशलेस अर्थव्यवस्था यानी कि चुनौतीपूर्ण सकारात्मक कदम है, बेरोजगारी समस्या और समाधान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, राजनीतिक युवा पीढ़ी की भूमिका है। तो यहाँ भी आपको, और उसमें आपको संकेत बिंदु भी मिलेंगे, जैसे कि मैं भी आज आप लोगों को थोड़े से जो मोटा मोटे जो पॉइंट है वो आपको कैशलेस अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण का सकारात्मक कदम ये भी बताने वाला हूँ, जिसमें संकेत बिंदु आपको मिलेंगे। कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर कदम है, कैशलेस व्यवस्था का क्या है, तो ये सर कैशलेस अर्थव्यवस्था के लाभ है। अब आपको खंड दे के उत्तर है, अच्छी तरीके से आपको देखना है और सुनना है और पढ़ना है। 6 प्रसंग व्याख्या विशेष आपसे देखिए, तो आपको जैसे मैं उत्तर आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ आपको दोनों के अच्छी तरीके से प्रसंग व्याख्या और विशेष करने हैं। तो यहाँ पर कर देने के बाद स्क्रीन को आप रोक के भी पढ़ सकते हो, बहुत ही शानदार। यहाँ आपको
इस प्रश्न के उत्तर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देना है। और जैसे कैशलेस की चुनौतियाँ हैं, उपसंहार है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि अगर चैनल हमारा और भी ज़्यादा अगर विश्वसनीय और बड़ा होगा तो हम आपको कंटेंट और भी ज़्यादा बेहतर देंगे। मैं ये गारंटी भी लेता हूँ कि जहाँ आपके, जैसे कि मैं आपको गेस्ट पेपर भी बताऊंगा, जैसे अगर आप चैनल पर जितने भी लोग हो तो ये उन्हीं लोगों को जो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हीं लोगों को मिलेगा, क्योंकि अगर आम यूट्यूब पर अगर डालते हैं तो वो ठीक नहीं रहता। तो जितने छात्र और बालक बालिकाएं हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो उनको गेस्ट पेपर यानी कि जिस दिन पेपर होना है उस दिन आपको यानी कि सिर्फ 6 यानी कि 8-10 घंटे 12 घंटे पहले बता दिया जाएगा। तो इसलिए चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा और यहाँ पर आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।